स्टूडेंट्स, तो आज फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम स्टेरिलाइजेशन एंड एसेप्टिक का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 3 जो लास्ट जो टॉपिक था उसके अंदर जो हमने जनरल डिस्कशंस की थी, थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि हमने जो लास्ट टॉपिक है उनमें क्या टॉपिक्स कवर किए थे। जो सबसे फर्स्ट टॉपिक था स्टरलाइजेशन का, हमने उसके अंदर डिस्कस किया था कि स्टरलाइजेशन क्या है। स्टरलाइजेशन से जो बाकी की रिलेटेड टर्म्स हमने डिस्कस की थी, बैक्टीरियासाइड, फंगीसाइड, बैक्टीरियोस्टेट, या उनके अंदर क्या डिफरेंस है। मेनली हमने डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइजेशन के अंदर डिफरेंस कवर किया था इन द फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कस किया था, हमने उसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस की थी, जैसे थर्मल डेथ टाइम था, या जो थर्मल डेथ रेट था, या जो भी है डेथ रिडक्शन टाइम था, या Z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोफिशिएंट 10 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सारी वैल्यूज हमने उसके अंदर फाइंड आउट करने का मेथड देखा था। लेकिन उन चीज़ों को और इसके साथ ही हमने एक फ्लो चार्ट किया था जिसमें कि हम जो डिफरेंट स्टरलाइजेशन टेक्निक्स यूज कर रहे हैं उन स्टरलाइजेशन टेक्निक्स का एक ब्रीफ रिव्यू देखा था हमने कि कौन कौन से स्टरलाइजेशन टेक्निक्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में या हॉस्पिटल्स में या और भी कहीं जो फूड प्रोडक्ट्स में कहाँ कहाँ यूज होती है। तो इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसका जो फ्लो चार्ट था, जो स्टरलाइजेशन टेक्निक का हमने शुरू किया था, उसके अंदर हमने 3 तरह के मेथड सबसे पहले तो हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने पीछे उसको कहीं रफली नोट किया हुआ है तो आप प्लीज उसको कैरी ऑन कीजिए। फिजिकल मेथड थे, उसके अंदर केमिकल मेथड्स थे, एंड उसके अंदर मैकेनिकल मेथड्स थे। जो फिजिकल मेथड्स थे, फिजिकल मेथड्स को हमने थर्मल मेथड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी फिजिकल मेथड्स होते हैं वो सभी हीट को यूज करके स्टरलाइज किए जाते हैं। मतलब उन सभी की स्टरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर फिजिकल मेथड्स यूज होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स में भी आगे 3 हमने क्लासिफिकेशन की थी। DHS जो मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, DHS का मतलब है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। MHS जहां मैंने लिखा है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन एंड रेडिएशन मेथड। तो सबसे जो आज फर्स्ट टॉपिक है, मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही बताया था कि जो स्टरलाइजेशन का टॉपिक है वो थोड़ा वास्ट टॉपिक है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत से टिपिकल छोटे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बनते हैं, और इवन इसमें अगर आप देखोगे तो 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और इवन 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें हर टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि स्टरलाइजेशन कैसे हो रही है, स्टरलाइजेशन का क्या मैकेनिज्म है, जो हम मेथड यूज कर रहे हैं उस मेथड का क्या बेनिफिट है, कैसे कहाँ वो मेथड यूज होता है और जहाँ नहीं यूज होता तो वो क्यों नहीं यूज होता, किस टाइप का एपरेटस उस मेथड के लिए यूज हो रहा है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ही हम इसके अंदर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो सबसे पहले फिजिकल मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड्स के अंदर जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, उसके अंदर बेसिकली 3 मैंने मेथड्स आपको लिखवाए थे, दैट इज हॉट एयर ओवन मेथड, फ्लेमिंग टेक्निक एंड IR रेडिएशंस। राइट, यही तीनों टेक्निक्स हमने इसके अंदर स्टडी की थी। तो इसमें सबसे पहले 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द हॉट एयर ओवन मेथड। अब हॉट एयर ओवन मेथड या जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है, सबसे पहले तो आप एक ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए
कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के अंदर जो मेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर द मोर रेजिस्टेंट टू द ड्राई हीट देन द मॉइस्ट हीट. दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द microorganisms are more resistant to dry heat sterilization than moist heat sterilization. सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि जो इसका क्या मीनिंग है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंट है. पीछे मैंने आपको एक टर्म करवाई थी कि थर्मल रेजिस्टेंट टाइम या थर्मल डेथ रेट या डेथ रिडक्शन टाइम, कि ये सब चीज़ें किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रेजिस्टेंस के ऊपर, कि वो कितने टेम्परेचर पे रेजिस्टेंट है. इसका मतलब कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हमें कितना टेम्परेचर चाहिए उसको किल करने के लिए. अब अगर वो ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट क्या है, ड्राई हीट में हम सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जबकि मॉइस्ट हीट के अंदर हम स्टीम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ड्राई हीट रेजिस्टेशन के स्टरलाइजेशन के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट है. तो ऑब्वियसली ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के अंदर हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी. सो वी नीड द हाई टेम्परेचर, we need the high temperature for sterilization. तो हमें स्टरलाइजेशन के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी ड्राई हीट के अंदर. ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जो मेनली बेसिक मैकेनिज्म है, दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय द ऑक्सीडेशन. They kill the microorganisms by the oxidation. ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ऑक्सीडेशन कर देते हैं. उनके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं या बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये क्या करते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करके उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं या उनकी एक्टिविटी को इनएक्टिवेट करके स्टरलाइजेशन कोज करते हैं. तो ये मेनली 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के अंदर हमें माइंड में रखने हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर द मोर रेजिस्टेंट टू द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन. They need high temperature for the sterilization and they kill the microorganisms with the help of the oxidation method. अब इसके अंदर जो सवाल ये उठता है कि हमें किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हमें कितने टेम्परेचर के साथ कितना टाइम चाहिए उसको किल करने के लिए. तो वो सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, थर्मल रेजिस्टेंस टाइम के ऊपर. वो सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, जो डेथ रिडक्शन टाइम के ऊपर, जो पीछे हमने बहुत सारी टर्म्स की थी. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना है और किस टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है तो हमें कितना टेम्परेचर चाहिए और कितने आवर्स के लिए या कितने टाइम के लिए हमें उसकी स्टरलाइजेशन करनी पड़ेगी. अब जैसे सपोज मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो जितने भी वेजिटेटिव बैक्टीरियाज हैं, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम उसको 1.5 आवर्स तक हीट करते हैं, ड्राई हीट करते हैं, तो वो बैक्टीरियाज किल हो जाएंगे. इसी तरह से जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स थोड़े ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं टेम्परेचर के लिए. स्पोर्स को हम 140 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं 3 आवर्स तक, तो वो किल हो जाएंगे. जो जॉन्डिस वायरस है उसकी क्या टेम्परेचर है, 140 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 आवर्स. तो इसका मतलब देखिए आप उसके अंदर टाइम भी कितना ज्यादा लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और उसके अंदर हमारा टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई है. तो एक चीज तो इससे क्लियर हो गई कि हम इससे उन मटेरियल्स को स्टरलाइज नहीं कर पाएंगे जो मटेरियल्स थर्मोलेबाइल होंगे. क्लियर है, क्योंकि देखो यहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा है, यहाँ भी 140 है, यहाँ भी 140 है.
यहाँ हम 1.5 आवर के लिए हीट कर रहे हैं, यहाँ हम 3 आवर्स के लिए हीट कर रहे हैं, यहाँ हम 3 आवर्स के लिए हीट कर रहे हैं। कोई भी अगर हमारा फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होगा या कोई भी हमारा थर्मोलेबाइल सब्सटेंस होगा, तो उस सब्सटेंस को अगर हम इतने टेम्परेचर के लिए हीट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो डिग्रेड तो हो ही जाएगा। तो इसलिए जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की प्रोसेस है, हम अपने थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट्स के लिए या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए कम से कम यूज करते हैं। हम इस मेथड को मोस्टली जैसे इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए या उन सब्सटेंसेस को स्टरलाइज करने के लिए यूज करते हैं जो मोस्ट थर्मोस्टेबल होती है। अब एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ मैंने इसमें लिखा है क्लोस्ट्रीडियम टेक्निक। क्लोस्ट्रीडियम टेक्निक इसके लिए यूज होता है, इट इज मतलब इट मेनली कॉज द डिजीज टेटनस। मैंने उस दिन भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो सॉइल है, सॉइल के अंदर जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनस के स्पोर्स हैं वो पड़े रहते हैं, वो कई साल तक स्पोर्स क्या होता है, वो इनएक्टिव स्टेज होती है बैक्टीरियाज की, वायरसेस की, वो बहुत लंबे टाइम तक इनएक्टिव फॉर्म में रह सकती है। अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तभी वो जाकर बॉडी में ग्रो करते हैं, तभी वो जाके बॉडी के अंदर एक्टिवेट होंगे और बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। अब अगर हम क्लोस्ट्रीडियम टेक्निक के केस में देखें तो क्लोस्ट्रीडियम टेक्निक में देखो अलग अलग टेम्परेचर है। अगर हम इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेक्निक का बैक्टीरिया है ये 1 मिनट के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर हम इसको 170 के ऊपर हीट करेंगे तो इसको 5 मिनट लगेंगे, अगर 160 पे हीट करेंगे तो 12 मिनट्स एंड 150 पे हीट करेंगे तो 30 मिनट्स लगेंगे। ये इसमें आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है कि क्लोस्ट्रीडियम टेक्निक को इतने टेम्परेचर पे किल करने के लिए इतना चाहिए या वेजिटेटिव स्पोर्स को इतने टेम्परेचर पे इतना किल करने के लिए चाहिए। ये तो जस्ट एक आपके लिए अंडरस्टैंडिंग थी। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें क्लियर होने चाहिए कि व्हाई ड्राई हीट, मतलब कि व्हाई which type of sterilization process or which type of conditions you must be apply to sterilize the any type of equipment or to sterilize the any type of material। अब हम बात करते हैं इसमें एपरेटस। एपरेटस किस तरह का यूज होता है, यहाँ मैंने बड़ा रफ सा डायग्राम बनाया है, दैट इज द हॉट एयर ओवन का। ये हॉट एयर ओवन जो है ये आपने अपनी लैब्स में भी देखा होगा, सिंपल ओवन है। हमने ट्रे ड्रायर भी पढ़ा था ड्राइंग के चैप्टर में। इसी तरह से ये हॉट एयर ओवन है, सिंपल जैसे ओवन की तरह खुलता है, जैसे आप लोगों ने अपने किचन्स में भी देखा होगा, लेकिन दैट इज फॉर ओनली द कुकिंग पर्पस एंड दिस इज फॉर द स्टरलाइजेशन पर्पस। इस तरह से ये जो हॉट एयर ओवन है, यहाँ एक एल्यूमिनियम या बहुत ही नॉन कोरोसिव मेटल और बहुत ही स्टील टाइप इस मेटल का बना होता है ताकि ये हाई टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। इसके साथ ही यहाँ इसके पास एक वेंट का है कि एक्सेस ऑफ हीट को, एक्सेस ऑफ प्रेशर को रिमूव करने के लिए एक साथ में इसके साथ टेम्परेचर कंट्रोलिंग, मतलब एक थर्मोमीटर भी है ताकि हमें पता लगे कि कितने टेम्परेचर पे हमने किस चीज को हीट करना है। टेम्परेचर कंट्रोलिंग इसके अंदर नॉब भी लगी होती है। अब इसके अंदर जो यहाँ परफोरेटेड ट्रेस हैं, ये परफोरेटेड ट्रेस का पर्पस ये होता है कि ताकि जो आप मटेरियल आप स्टरलाइज करना है उस मटेरियल को आपने इन परफोरेटेड ट्रेस के ऊपर रखना है। अगर ये परफोरेटेड होंगी तो ऑब्वियसली जो हीट है इनके अंदर जो हीट है वो हीट इवनली सारी तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसके अंदर जगह जगह पर क्या होता है, हॉट एयर ओवन में फैंस लगे होते हैं। These are the fans जो हीटिंग विद एयर प्रोवाइड करेंगे, हॉट एयर प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इसको हॉट एयर ओवन का है। जो इसमें हीट है, हीट इट इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ द कन्वेंशन एंड कंडक्शन मेथड। कन्वेंशन एंड कंडक्शन दो मेथड है जिसके थ्रू हीट सप्लाई होती है। इस हीट की वजह से जितना हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे सपोज अगर हमने क्लोस्ट्रीडियम टेक्निक के लिए, क्लोस्ट्रीडियम टेक्निक मेनली किनके अंदर होते हैं, जो पाउडर्स होते हैं, टैल्कम पाउडर्स हैं। कभी भी आप टैल्कम पाउडर्स के ऊपर डायरेक्शन पढ़ोगे, आप आखिर एक फार्मासिस्ट हो, आप एक आदत बना लो कि कभी भी अगर आप मार्केट से कोई प्रिपरेशन लेकर आते हो तो सबसे पहले आप उसकी लेबलिंग जरूर पढ़िए। आप उसकी लेबलिंग पढ़ोगे तो उसकी लेबलिंग से आपको बहुत सी चीजें तो माइंड में बैठ जाएंगी, जैसे इमल्शन के केस में कि शेक वेल बिफोर यूज,
सस्पेंशन के केस में शेक वेल बिफोर यूज, या आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स के केस में कीप एट द कूल प्लेस, डोंट स्टोर मोर देन द टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, या डोंट यूज इट आफ्टर ओपनिंग ऑफ 1 मंथ। कुछ चीजें तो हैं कि वो लेबलिंग से आपके माइंड में बैठ जाएंगी। इसलिए जो पाउडर्स हैं, पाउडर्स के ऊपर जो टेल्कम पाउडर्स हैं, अगर सिंपल हम नाइसिल की बात करें, डर्मीकूल जो सिंपल टैल्क होते हैं, उन टैल्क के ऊपर हमेशा एक डायरेक्शंस लिखी जाती है कि डोंट यूज देम ऑन द ओपन वुंड्स। उन्हें ओपन वुंड्स के ऊपर यूज नहीं किया जाता। जो ओपन वुंड्स के ऊपर यूज करने वाले पाउडर्स हैं, सपोज कोई भी एंटी फंगल पाउडर्स होते हैं, या जैसे कीटोकोनाजोल पाउडर है जो मोस्टली यूज होता है, या और भी जो पाउडर्स हैं, उन पाउडर्स को भी स्टरलाइज करना है सपोज मैंने, तो मुझे पता है कि जो पाउडर्स के केस में मोस्टली जो माइक्रोब पाया जाता है दैट इज द क्लोस्ट्रीडियम टेक्नी। तो क्लोस्ट्रीडियम टेक्नी का मुझे पता है कि टेम्परेचर क्या है। अगर मैं 180 पे हीट करूंगी तो 1 मिनट के लिए, 150 पर हीट करूंगी तो 30 मिनट के लिए मुझे कम से कम उसे हीट करना पड़ेगा, सो दैट इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द क्लोस्ट्रीडियम टेक्नी और एनी टाइप ऑफ द माइक्रोब, सो दैट आई कैन यूज इट ऑन द ओपन वुंड। तो इस तरह से अगर मेरी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैंने उस प्रिपरेशन को स्टरलाइज करना है, तो उसके ऊपर हम आइडेंटिफाई करेंगे किस टाइप के बैक्टीरिया या माइक्रोब हो सकते हैं और उसके लिए हमने किस तरह की कंडीशंस अप्लाई करनी है। मेथड इसके अंदर जनरली सिंपल है कि जस्ट आप उसमें पहले डोर क्लोज कीजिए, वेंट क्लोज कीजिए, वेंट ओपन करके इसके अंदर जो पहले की एयर है वो सारी रिमूव करने के बाद ओपन क्लोज द वेंट, देन मेंटेन द टेम्परेचर। उसके बाद आप इसमें जो भी मटेरियल स्टरलाइज करना है उस मटेरियल को आप प्रॉपर रैप करके, रैप भी जिसमें करोगे वो स्टरलाइज होना चाहिए और उसको हम ट्रेस के ऊपर लोड कर देंगे। देन वी विल अप्लाई द कंडीशंस, टेम्परेचर हमें पता है कितना मेंटेन हो रहा है। उसके बाद पर्टिकुलर टाइम के बाद जब हमारी स्टरलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम उसको क्लोज करके वेंट को हम ओपन करेंगे ताकि उसमें से जो एक्सेस ऑफ प्रेशर है या जो हॉट एयर है वो रिलीज हो जाए, और उसको हम तब तक ओपन नहीं करेंगे तब तक जब तक इट मस्ट रीच एट द टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जब आप उसको रिमूव कीजिए, उसके बाद अपने मटेरियल को निकालिए और उसको किसी स्टरलाइज्ड प्लेस के अंदर, स्टरलाइज्ड कंटेनर्स के अंदर यू कैन स्टोर इट। दिस इज द सिंपल प्रोसेस फॉर द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। अब जो ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है या हॉट एयर ओवन है, इसको मेनली हम यूज किन के लिए करते हैं, किस चीज को स्टरलाइज करने के लिए यूज करते हैं? इनको हम मेनली यूज कर सकते हैं टू स्टरलाइज द पाउडर्स, टू स्टरलाइज द सर्जिकल ग्लव्स, कैटगट्स। कैटगट्स आप लोगों ने देखे होंगे जो सुचर्स होते हैं जो स्टिचेस के लिए यूज होते हैं, या ग्लासवेयर्स। ग्लासवेयर्स के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज देम फॉर सम फिक्स्ड ऑयल्स, कुछ फिक्स्ड ऑयल्स और कुछ थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट्स के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं। फॉर द थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट्स लाइक पाउडर्स वगैरह के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं। हम इन्हें कभी भी रबर मटेरियल के लिए यूज नहीं करते क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पर रबर मेल्ट हो जाएगी। लिक्विड मटेरियल के लिए हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि लिक्विड हमारा इवेपोरेट हो सकता है, और किसी भी थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए हम हॉट एयर ओवन मेथड को यूज नहीं करते। मेरे ख्याल से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर दैट इज द फ्लेमिंग टेक्निक। फ्लेमिंग टेक्निक है, फ्लेमिंग टेक्निक तो आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, जैसे फ्लेमिंग मतलब फ्लेम से क्लियर है। जैसे बंशन बर्नर है, बंशन पहले यूज करते थे, आजकल यूज नहीं किया जाता। फ्लेमिंग टेक्निक के अंदर जैसे पुराने टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी केमिस्ट शॉप के पास गए हैं या डॉक्टर के पास गए हैं तो वो सीधा क्या करते थे, बॉयल कर लेते थे सिरिंजेस को, इंजेक्शंस को या अपने सीजर्स को, या सीधा उसको फ्लेम के ऊपर, जो बंशन बर्नर का फ्लेम है, जैसे सपोज सीजर को, ब्लेड को हमने स्टरलाइज करना तो उसको सीधा फ्लेम के ऊपर यूज कर लेते थे, फ्लेम के ऊपर हीट कर लेते थे हाई टेम्परेचर पे, ताकि किसी भी तरह का जो माइक्रोब है वो किल हो जाए। तो लेकिन ये फ्लेमिंग टेक्निक आजकल यूज नहीं की जाती।
नेक्स्ट है आईआर रेडिएशन टेक्निक। आईआर रेडिएशन टेक्निक क्या है, उसमें भी इसी तरह से एक रेडिएशन चैम्बर्स होते हैं, जैसे आपका हॉट एयर ओवन है उसी तरह से रेडिएशन चैम्बर्स होते हैं। हॉट एयर ओवन के अंदर तो जो स्टरलाइजेशन का जो मेथड है या स्टरलाइजेशन के लिए जो मटेरियल यूज होता है, मटेरियल की मीडिया यूज होता है वो तो हॉट एयर यूज हो रही है, लेकिन इनके अंदर आईआर मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज होती हैं। ये जो रेडिएशंस हैं ये एक्चुअली हीट प्रोड्यूस करती हैं। हीट प्रोड्यूस करने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ऑक्सीडेशन कॉज करके, डीनेचुरेशन कॉज करके ये स्टरलाइजेशन कॉज करती हैं। लेकिन जो आईआर रेडिएशंस हैं हम ना तो इनको फूड प्रोडक्ट्स में यूज कर सकते, ना ही हम इनको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो रेडिएशंस हैं, जैसे आप लोगों ने आजकल एक बड़ा कैंसर का जो कॉमन रीजन बताया जाता है कि वही है कि जो घर में जो हम माइक्रोवेव ओवन यूज कर रहे हैं वो एक उसका रीजन है। क्यों? क्योंकि उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं हीटिंग के लिए। इसी तरह से अगर हम रेडिएशंस को स्टरलाइजेशन के लिए यूज करेंगे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की या फूड प्रोडक्ट्स की, तो वो भी हमारे लिए एक हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा। तो इसलिए हम जो क्या करते हैं, आईआर रेडिएशंस को सिर्फ हम स्टरलाइजेशन के लिए, वो भी उन सब्सटेंसेस के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं जो थर्मोस्टेबल होते हैं। मोस्टली हम इनको ग्लासवेयर्स के लिए, जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर अगर हम देखें सिरिंजेस के लिए, सर्जिकल एपरेटस जो नीडल्स हैं, सिरिंजेस हैं या सीजर्स हैं, स्पैचुलास हैं, उन सब के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। आईआर रेडिएशंस का भी मोस्ट कॉमनली ये आईआर चैम्बर से। तो ये थे हमारे 3 ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के मेथड, हॉट एयर ओवन मेथड, फ्लेमिंग और आईआर रेडिएशन मेथड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम कंटिन्यू करेंगे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड।